डॉक्टर राकेश मध्य प्रदेश का बताएंगे। ही इज वन पर्सन नॉन ग्राटा जिसको बोलते हैं, लेकिन चूंकि ताकत और डर वो मोदी जी के ताकत से लाते हैं, इसलिए लोग उनको सहन करते हैं। डॉक्टर राकेश, ये सब जो कुछ हो रहा है, एक बार संघ ने अपना फिर से शताब्दी वर्ष में अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित किया और मोदी जी शायद सारा कॉम्प्रोमाइज अब करने को, तो कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो करने को तैयार है, ऐसा इंडिकेशन लग रहा है। इस विजिट का आपकी पहली टिप्पणी। आनंद जी, पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने कई सारे विकल्प सुझाए। मैं एक चीज कह दूं, मैं भाई ईद की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ईद मुबारक हो। क्योंकि मैं जब शुरू किया सुबह से, मैं एक तो इतना मैंने सेवई खा ली है, मेरा वजन कम से कम 1-1.5 किलो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और सबको लगता है कि नहीं 1 चम्मच और 1 चम्मच और, तो 1-1 चम्मच करते करते बहुत ज्यादा हो गया है। खैर, ईद की भाई अब सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद ये पहली ईद ऐसी है जहां पे जब मैं बहुत से लोगों को फोन कर रहा हूं तो वो भाव विमल हो जा रहा है। उनको लग रहा है कि नहीं ऐसे, अरे हमने कहा कौन सा खराब वक्त है भाई, उनको लग रहा है कि नहीं बहुत मुश्किल वक्त है हम लोगों के लिए। और मैं एक सूचना और दे दूं, मेरी अभी बात श्रीनगर हुई थी, श्रीनगर की ईदगाह में रिपेयर चल रहा है, वो रिपेयर के लिए बंद है। वहां की जामा मस्जिद को भी आज किसी बहाने से कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उन्होंने वहां पे भी नमाज नहीं पढ़ने दी है। मैं सिर्फ ये इसलिए क्योंकि एक मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। डॉक्टर राकेश, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको टोका, लेकिन ईद की मुबारकबाद देना मुझे लगा कि ज्यादा आवश्यक है। नहीं, बहुत जरूरी बात थी, और आज खास तौर से इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पिछले 70 सालों में पहला ऐसा मौका था जब ईद को मनाने देने से रोकने के लिए, खास तौर से आप जहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की कोशिशें हो रही थी उस पर आज पानी फिर गया है। पूरे देश ने जिस तरह मुबारकबाद दी है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज का दिन तो भाईचारे का और मोहब्बत की जीत का दिन है। इसलिए जो लोग वो अभियान चला रहे थे कि छत पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, सड़क पर पढ़ने पर पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, उन सबको मुंह तोड़ जवाब इस देश की जनता ने दिया है। तो मैं अहले हिंदुस्तान को सलाम करता हूं और सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं। आनंद जी, आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए कई विकल्प बताए, लेकिन एक विकल्प उसमें छूट गया है, वो है राष्ट्रपति भवन का। वो भी उनका विकल्प हो सकता है। वानप्रस्थ में जाए, हिमालय जाए, उससे बेहतर है भारत के राष्ट्रपति की आसंदी पर बैठ जाएं, तो भविष्य में कानून के शिकंजे से बचने के लिए कई तरह की इम्यूनिटी उन्हें मिल जाए। यद्यपि देश का कोई कानून ये नहीं कहता कि किसी अपराध में लिप्त रहा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो उस पर भविष्य में कभी मुकदमा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यद्यपि ये सारी चीजें भविष्य की है। कानून का राज सचमुच में होता तो इनमें से बहुत सारे लोग आज भी सीखों के पीछे होते। अब आते हैं नरेंद्र मोदी के नागपुर प्रवास पर। आनंद जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 11 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे हैं। संघ के साधारण स्वयंसेवक से वे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की आसंदी तक 3 बार पहुंचे। इसके बावजूद इन 11 सालों में उन्हें मोहलत नहीं मिली नागपुर में संघ मुख्यालय जाने की। नागपुर में वे गए हैं, सरकारी कार्यक्रमों में गए हैं, लेकिन कभी भी वहां नहीं गए जहां डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधियां हैं। हेडगेवार स्मृति मंदिर कहा जाता है, वहां फूल चढ़ाने में नहीं पहुंच पाए। आप याद करके बताइए, पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने खुद कब कहा है कि वे संघ के स्वयंसेवक हैं? अब उन्होंने किसी भाषण में गोलवालकर को, डॉक्टर हेडगेवार को याद किया है? सावरकर को याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवालकर को कभी याद नहीं करते। भारत के बाहर तो वैसे भी नाम नहीं ले सकते, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाएंगे उन्हें गांधी का ही नाम लेना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी महानुभाव का नाम लिया तो दुनिया पहुंचेगी ये कौन लोग हैं, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना इनका। तो ये एक बड़ी समस्या है उनकी। इन 11 सालों में और क्या क्या हो चुका है, इसको भी रेखांकित करना जरूरी है। जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने संघ और केंद्रीय सत्ता के बीच का एक पुल था, उसको ढहा दिया। सबसे पहले उसे ढहाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक प्रक्रिया थी संघ और सरकार के बीच, प्रधानमंत्री या संघ के सुप्रीमो के बीच, कि संघ की अपेक्षाएं
संघ के दूसरे या तीसरे नंबर का पदाधिकारी, सर कार्यवाह या सह कार्यवाह, ये लोग, इनमें से कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तक पहुंचाता। अटल बिहारी वाजपेयी उसे सुनकर उनकी जो बात होती थी, उनकी जो मंशा होती थी, उस नंबर 2 के जरिए संघ प्रमुख तक पहुंचाता। ये प्रक्रिया लगातार अटल जी जब तक प्रधानमंत्री रहे चलती रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद व्यवस्था ये हुई कि संघ का नंबर 2 अमित शाह से मिलेगा। आप चूंकि आज हमारा अमित शाह पर ही है पूरा विमर्श, उस पर भी आएंगे बाद में। संघ का नंबर 2 अमित शाह को बताएगा, अमित शाह प्रधानमंत्री को बताएंगे। लौटती डाक से इसी तरह से प्रधानमंत्री की मंशा और अपेक्षा अमित शाह संघ के लोगों को बताएंगे और बाकी आगे काम होगा। नंबर 1 तो ये किया उन्होंने। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ एक बार संघ और भाजपा की सत्ता और संगठन की समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मोहन भागवत मिले हैं। दिल्ली में चाणक्यपुरी में मध्य प्रदेश भवन में एक बैठक हुई थी, संभवतः जुलाई या सितंबर 2015 में। उस वक्त अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज, ये सब लोग भी थे। 2 या 3 दिन की उस बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद थे, संघ प्रमुख मौजूद। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पलटकर नागपुर की तरफ नहीं देखा। हमारे दर्शक कहेंगे नहीं, मोदी साहब की और मोहन भागवत की तो तमाम तस्वीरें एक साथ बैठे हुए। बिल्कुल हैं तस्वीरें हैं औपचारिक कार्यक्रमों की। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के अवसर की, या उसके बाद मंदिर के उद्घाटन। वहां भी मोदी जी की आसंदी संघ प्रमुख से ऊंची लगी थी। उनकी जो चौकी लगी थी संघ के सुप्रीमो से ऊंची थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी अलग से वहां कोई मुलाकात नहीं हुई। उस वक्त संघ ने ऐसा चाहा था कि प्रधानमंत्री के साथ संघ सर्वे सर्वा की मुलाकात कहीं ग्रीन रूम में हो जाए, वीवीआईपी सर्किट हाउस में हो जाए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। पीएमओ ने कोई तवज्जो नहीं दी। एक और तथ्य जान लीजिए, नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल है, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल है, ऐसा कहा जाता है 100 मिलियन फॉलोअर हैं उस पर। नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल पर तैमूर के नाना जैसे और तमाम अजीबोगरीब नाम वाले ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करते हैं। देश का प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे ट्विटर हैंडल्स को फॉलो करता है जिनके ट्विटर पर सिवाय नफरत, झूठ, अश्लील गालियों के कुछ नहीं होता। ये मैं क्यों याद दिला रहा हूं? ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से, नरेंद्र मोदी नाम का जो ट्विटर हैंडल है, उससे डॉक्टर मोहन भागवत या आरएसएस ओआरजी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उसे कभी फॉलो नहीं किया जा रहा था। विनम्रता से निवेदन कर दूं, इस बारे में मैंने ही लगातार बहुत विस्तार से खबरें लिखी थी, देश भर में तमाम वेबसाइटों में छपी थी। उसके बाद अभी चंद महीने पहले, 1 साल पहले, नरेंद्र मोदी नाम के ट्विटर हैंडल ने आरएसएस ओआरजी को फॉलो करना शुरू किया है। यद्यपि डॉक्टर मोहन भागवत खुद उसका अपने ट्विटर हैंडल का संचालन नहीं करते हैं, पर कम से कम आरएसएस ओआरजी को तो फॉलो कर सकते थे मोदी जी। तैमूर के नाना नाम के ट्विटर हैंडल को करते रहे। तो ये तो हुई रिश्तों की बात। डॉक्टर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते 10 साल से कैसे थे? यही वजह है कि एन चुनाव से पहले जेपी नड्डा के जरिए उनके श्रीमुख से यह कहलवाया गया कि अब हमारी पार्टी को संघ की जरूरत नहीं, अब हम सक्षम हैं। जब हम सक्षम नहीं थे तब हमें संघ की जरूरत। उसका नतीजा यह हुआ कि 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी 240 पर सिमट गए। उसके बाद उन्होंने हाजिरी लगाई संघ मुख्यालय में। अब यहां पर इसका उतार कर देते हैं संक्षेप में। क्या संघ आज की तारीख में इस स्थिति में है कि नरेंद्र मोदी को हाशिए पर भेज सके या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की उसकी सामर्थ्य है? क्या नरेंद्र मोदी इतने दुबले हो गए, इतने लट गए देसी भाषा में, कि उन्हें मोहन भागवत कहते हैं कि 75 साल के आप हो रहे हैं सितंबर में, आप भी चले जाइए मार्गदर्शक मंडल में, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा की तरह? इसका उत्तर मेरी नजर में यह है, नरेंद्र मोदी अभी इतना कमजोर नहीं हुए। गुरु से चेला शक्कर बन गया है, गुरु गुड़ रह गया है, अगर यूं कहा जाए।
जिस पर आशीर्वाद का हाथ रखा था वो इतना बड़ा हो गया है, उसका कद इतना बड़ा हो गया है कि अब बहुत आसानी से उसके कद को छांटने का काम संघ कर नहीं पा रहा। संघ बेचैन है, संघ के सर्वे सर्वा बेचैन है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को आदम कद किया जाए। वो जो माइटी हिमालयन मैन की उनकी हैसियत बन गई है। इसीलिए संघ प्रमुख पिछले 1 साल में कहते रहे कि कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि वे दैवी अवतार हैं, वे विश्व रूप बनना चाहते हैं। आखिरी में उन्होंने कहा था विश्व रूप बनना चाहते हैं। ये हमारे आपके लिए नहीं था, ये राहुल गांधी के लिए नहीं था, ये वाक्य नरेंद्र मोदी के लिए था। कल की इस बैठक के बाद अब आपका अंतिम सवाल, अमित शाह, क्या संघ अमित शाह को स्वीकार करेगा? हु इज आफ्टर नरेंद्र मोदी में? मेरा अभी मानना यह है कि अगर नरेंद्र मोदी की ताकत इसी तरह बनी रही, कुछ और राज्यों के चुनाव के बाद उनकी ताकत वापस आ गई, तो वे जो अपनी मर्जी चाहेंगे वो चला पाएंगे। अन्यथा आज इस स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को जीतने के बाद ताकत उनकी बढ़ी है, लेकिन आज की तारीख में वे अमित शाह को अपना राज मुकुट सौंप कर चले जाए और संघ उसे स्वीकार कर ले, मुझे ये आसान नहीं लगता। जी आनंद जी।